व्यक्ति 24 में से 18 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं चंडीगढ़ में भी। इवन ऐसा लगता है 3 साल के बाद क्या स्थिति है सुखू सरकार की? कि पकड़ नहीं है, उस तीव्र गति से काम नहीं हो रहे, ये तो मानना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई पत्रकार नहीं पहुंचाता तो क्या मुख्यमंत्री को पता लगता? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, वहां का पंचायत प्रधान क्या कर रहा था, वहां का जिला परिषद क्या कर रही थी, वो वहां के नेता क्या कर रहे थे। हिमाचल के लोग बहुत एडवांस तो हो चुके हैं जसवंत जी, लेकिन उन लोगों का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो कब एडवांस होंगे? कहीं ना कहीं अब ना विचार बना चुके हैं, गुस्से में भी हैं कि जो गारंटियां दी गई वो पूरी नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और मैं खबर नाउ का संपादक हूँ। हमने सोचा कि अब जैसे 2025 समाप्त हो रहा है तो कुछ नया पत्रकारिता के अंदर लेके आए। तो नया पत्रकारिता के अंदर लाने के एक प्रयास में मैंने एक अपना शो शुरू कर रहा हूँ खबर नाउ पे, अरविंद कंवर का, जिसमें ऐसी शख्सियतों के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, रूबरू करवाया जाएगा जो हिमाचल से हैं। पहले दौर में कोशिश है कि हिमाचल की उन शख्सियतों से आपका रूबरू कराया जाए जो हिमाचल से हैं, हिमाचल के अंदर है या हिमाचल के बाहर हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के सामाजिक सरोकार के साथ पूरे रूप से जुड़े रहते हैं और जहां भी वो रहे हैं वहां वो अपना एक मुकाम हासिल करके बैठे हैं। ऐसी शख्सियतों के साथ आपका मैं रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हिमाचल की राजनीति और हिमाचल की बाकी सामाजिक चीजों के बारे में किस तरीके से विचार रखते हैं। इस सीरीज में पहली जो आज इंटरव्यू है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और पत्रकार हैं और हिमाचल की राजनीति से बहुत करीबी रहते हैं। ना केवल हिमाचल की राजनीति बल्कि उत्तर भारत की राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं। जसवंत सिंह राणा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं। एक छोटे से गांव से निकले जसवंत सिंह राणा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में ट्रिब्यून में इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की और ट्रिब्यून में लगभग 33 वर्ष ये अपनी सर्विस दे चुके। इन्होंने सर्विस दी वहां पे। चंडीगढ़ का जो प्रेस क्लब है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट प्रेस क्लब है, ना केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में बहुत बेहतर प्रेस क्लबों में से एक गिना जाता है। उसके ये अध्यक्ष रहे। एक हिमाचली के लिए बहुत गर्व की बात होती है क्योंकि आप समझते हैं कि हर जगह राजनीति होती है। उस राजनीति के दौर में ये चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे और हिमाचल की राजनीति, ना केवल हिमाचल की राजनीति बल्कि उत्तर भारत की राजनीति को करीब से देखते रहे क्योंकि प्रेस क्लब चंडीगढ़ में ना केवल हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और केंद्र के नेता जब भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जरूर आते हैं। जसवंत जी, आपका स्वागत है खबर नाउ में। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल, आपने लगभग उत्तर भारत के हर राजनीति को देखा है, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, चंडीगढ़ की, केंद्र के भी नेता यहाँ पे आते रहे। क्या फर्क नजर आता है? बहुत अच्छा सवाल है अरविंद जी। क्योंकि चंडीगढ़ प्रेस क्लब में रहते हुए पूरे उत्तर भारत से पॉलिटिशियंस आते थे और वहाँ मंच संभालने का और उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनको पढ़ा भी, उनकी खबरें भी की। हिमाचल की राजनीति जो है, हिमाचल के जो पॉलिटिशियंस हैं, पता नहीं, मैं पिछले 40 वर्षों से तो देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पढ़ने आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, पहले स्कूलिंग फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो जो पॉलिटिक्स आज भी जो हम देखते हैं कि जो काम होने चाहिए थे, अब देखिए यहाँ के पॉलिटिशियंस पंजाब, हरियाणा दोनों का तुलना कीजिए तो आपको जो पॉलिटिशियन बोलेगा ना वो इम्प्लीमेंट होता एग्जीक्यूशन दिखाई देती है। वो एक शिकंजा तो है उनका अफसरशाही पे भी और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, उन्होंने ग्राउंड वर्क किया होता है, जो बोला है उसको करेंगे। तो हमारे हिमाचल में आज भी आप देखिए वो तरक्की नहीं हुई, गांव अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य नहीं है, परिवहन प्रॉपर नहीं है, यातायात व्यवस्था बहुत बड़ा एक लोगों का आना जाना, बहुत दूर दूर गांव फैले हुए हैं। तो ये एक तो है, एक तो कारण, इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो हिमाचल के पॉलिटिक्स में जो लोग आए हैं वो उस तरीके से उन्होंने या तो ग्राउंड वर्क नहीं किया
या वो उनको वो केंद्र Aggressive सरकार नहीं की है। एग्रेसिव या aggressive नहीं है। बिल्कुल वो स्कीमें कौन केंद्र सरकार की स्कीमों पे अध्ययन और बॉस बॉस उन पे बहुत डीपली आपको पता होना चाहिए कहां से क्या कैसे हो सकता है। मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने ये बात बताई थी राणा जी, जो आप कह रहे हो कि केंद्र की स्कीमों के ऊपर अध्ययन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी केंद्र की स्कीमें हैं जो अनयूटिलाइज होकर वापस चली जाती हैं। वापस से। फंड जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाता, बिकॉज या तो अफसर उन फाइलों को मूव नहीं करते हैं, या अफसर उन फाइलों को पढ़ते नहीं है, या जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियनों का उतना ज्यादा, हिमाचल के राजनीतिज्ञों का उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है कि वो उन चीजों के अंदर घुस सके और उन चीजों को हिमाचल के लिए इंप्लीमेंट कर सके। ये मैं देखा है। बिल्कुल राइट। 3 साल हो गए सुक्खू सरकार को, और आप तो उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आजकल विधायिका है, और आप चूंकि अब ट्रिब्यूनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो सोशल और एक्टिव पॉलिटिक्स में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, खासकर देहरा के इलाके में। कैसा लगता है 3 साल के बाद क्या स्थिति है सुक्खू सरकार की? हाँ, मैं देहरा आता जाता रहता हूँ क्योंकि देहरा मेरा नेटिव प्लेस है, और वहाँ पिछले कई सालों से उतने काम नहीं हुए। अब काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, पर वो डेवलपमेंट वो हो रही है कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। हम आम आदमी के काम कर रहे हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो उनसे वो पूरी होंगी। युवा है, युवाओं के लिए क्या आगे रोजगार हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे हम रोजगार के अवसर मुहैया करा के, ये चीजें नहीं हो रही। हाँ, कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, वहाँ बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जू बन रहा है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ उन इंस्टीट्यूट्स में हिमाचल के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, और ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं 50% तक होनी चाहिए। वहां से पढ़ के निकलें और अच्छी एजुकेशन लेके आगे रोजगार, वो केंद्र सरकार के दोनों प्रोजेक्ट आ चुके हैं, और उसके अलावा भी राज्य सरकार भी बहुत काम कर रही है, ध्यान दे रही है, पर उतना काम नहीं हो सका जितना 3 सालों में होना। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर्स आ गए हैं तो इसमें अब कई तरह की घोषणाएं की जाएंगी। लोग अब बहुत पढ़ लिख गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है, पर हमें अभी भी बहुत कुछ करने वाला है वहाँ। पर आपको एडवांटेज तो मिली मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की वहां से विधायिका बनने से, थोड़ी सी रफ्तार देहरा में मिली। हाँ, जो कहते थे कि देहरा कोई नहीं तेरा, कौन नहीं तेरा है, और वो चीजें वो पूरी हुई हैं, और लगता है कहीं ना कहीं अब वो काम हुए हैं कि देहरा को भी देखने वाला कोई है। पर ये काम ये भी अब हरोली सिर्फ ही हिमाचल नहीं है, और बाकी जहां जहां से मंत्री अपने इलाके के लिए काम, पूरे हिमाचल हमें देखना है। मैं तो ये कहता हूं कि एक मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल का है, एक उप मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल का है। अब हरोली को ही हिमाचल समझोगे या देहरा को ही पूरा हिमाचल समझोगे, ऐसा नहीं है। पूरे हिमाचल का समग्र विकास होना चाहिए, एक निष्पक्ष राय मेरी ये है। एक ऐसा मैं तो बहुत साल से मुख्यमंत्री से मिला भी नहीं, पर आप चूंकि कई बार जब से वो मुख्यमंत्री बने आप मिले हैं, एक ऐसा लोगों के मन में एक जनरल विचारधारा चली रहती है कि वो थोड़ा सा कनेक्ट करने से संकोच करते हैं, या करना नहीं चाहते, या कुछ और है, मतलब कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ? हाँ, ये मुझे लगता है 3 साल हो गए सरकार में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी अभी तक भी कोई ऐसी लगता है कि पकड़ नहीं है, ऐसा कुछ अफसर सुनते नहीं है, उस तीव्र गति से काम नहीं हो रहे, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि पूरे हिमाचल का जो मैंने दौरा किया है, मैं घूमता रहता हूँ, तो वो चीज तो सामने आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं अब ना विचार बना चुके हैं, गुस्से में भी हैं कि जो गारंटियां दी गई वो पूरी नहीं हुई, जो काम होने चाहिए तो वो हुए नहीं। चलो, माना कि पूरे सबके काम नहीं हो सकते, पर बड़े समग्र तौर पर जो हम सोचते हैं, एक वो तो लाई जा सकती है, काम करने की जो गति है वो तो पकड़ी जाती। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन व्यवस्था है, इसको तो सुधारा जा सकता है। चलो, राजनीति से बाहर चलते हैं। आप चंडीगढ़ में रहते हैं, और चंडीगढ़ में एक आपका बहुत बड़ा सामाजिक दायरा है। कैसे मेंटेन करते हैं? मैं देखता हूं कि आप सारा दिन मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इस काम में कभी इस काम में, मतलब 100 में से 95% यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम इज ओनली फॉर सोशल वर्क।
हाँ देखो, हिमाचल से आके चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीदें होती है कि नहीं यार, वो अपना एक साथी है, अपना एक हिमाचल का एक बंदा है जो ट्रिब्यून में काम कर चुका है, प्रेस क्लब में जिसकी जान पहचान है, तो आते हैं। मैं उनके लिए हम दौड़ भाग भी करते हैं, वो करनी भी चाहिए। बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, उनको रहने की व्यवस्था है, उनके इलाज की व्यवस्था है, उनको पैसे चाहिए, कोई गरीब है, तो वो लगातार मेरा जारी है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को आगे कर देता हूँ, भाई मदद करो, मैं तो लोग मदद करते मैं हैं। इसलिए देखा क्योंकि कई बार मैं फंस जाता हूँ, कई बार मुझे कोई ऐसा फोन आया होता है कि ये काम चंडीगढ़ में करवाना है, पीजीआई में करवाना है, 32 में करवाना है या किसी पंजाब यूनिवर्सिटी में कराना है, तो मैं आपको कॉल करता हूँ अक्सर कि जसवंत भाई ये देखना है। पर यू हैव ए नंबर ऑफ एवरीबॉडी इन योर मोबाइल बुक, मतलब इतना बड़ा, मैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना बड़ा डाटा होता है, और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ ऐसे लोगों से। या अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे फलाने प्रोफेसर का नंबर चाहिए, अब बोले नहीं यार वो प्रोफेसर नहीं, वो डीन जो है ना वो बहुत बढ़िया, मैं आपको नंबर भेजता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा ये रहा है सबसे, दोस्ती किसी से बिगाड़ो ना, सबसे दोस्ती जो मिल गया वो पक्के तौर पे दिल में बस गया, और उससे दोस्ती बना के रखो। मैं पहले उसमें बड़ा सक्रिय रहा, छात्र जनता दल में रूडी के साथ काम किया, फिर नागरा के साथ मैंने काम किया, कुलजीत सिंह नागरा के साथ, उनका पीआर भी देखता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने फंक्शन होते थे ऑल इंडिया लेवल पे, यूथ फेस्टिवल, उसमें कार्टूनिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामों में सब, तो वो दोस्त कहीं ना कहीं बनते चले गए। और बड़ी संस्थाएं थी जिनमें जुड़ा रहा मैं, उनमें सक्रिय मैंने हिस्सा लिया, तो वो कहीं ना कहीं वो दोस्ती काम आती है। किसी को बोलो तो काम हो जाता है, और मेरा क्या जाता है उसमें भूलना ही है और काम हो जाता है। ये बड़ी अच्छी सोच है। अब दोस्ती से ज्यादा है, एक आपके और मित्र हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, देरा से कई सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पॉलिटिक्स में मैं अपने नजरिए से बोलूं तो वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है, वो एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, पर एज ए पॉलिटिशियन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लास्ट बाई इलेक्शन में उनको ऐसा लग रहा था चूंकि सरकार है, उपचुनाव है, सरकार पूरा थ्रस्ट लगाएगी, क्योंकि सरकार को मिनोरिटी में नहीं जाना था, सरकार के ऊपर प्रेशर था, एमएलए चले गए थे। ही वाज होपिंग कि इस बार इनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, पैनिक अटैक आया, हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। क्या लगता है आपको, ये दौर उनको लेना चाहिए था, क्योंकि एक डॉक्टर हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, तो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैनिक अटैक और फिर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए थी? देखिए अरविंद जी, शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, अब जब इतने 3 साल बीत चुके हैं, और मेरे ख्याल ये बहुत ही, मतलब वो डॉक्टर राजेश शर्मा के लिए तो बहुत ही सम्मानजनक रही हैं, क्योंकि उन्होंने देरा के लिए, उससे पहले कांगड़ा के लिए बहुत काम किया है। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और दिल के बड़े साफ हैं, मृदुभाषी हैं, इतने प्यार से हर बंदे से बात करते हैं। उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, उनके आत्मसम्मान को तो ठेस लगी है। वो ठेस का ना कहीं उनको वो ठेस जो है वो, अब मुझे लगता है देरा के लोग भी, अब क्या हुआ देरा में खुश नहीं है। होशियार सिंह से बहुत सारा यूथ खुश नहीं है, बहुत सारे हर वर्ग के लोग खुश नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि राजेश शर्मा ही देरा से आए। और ये भी बात उठ रही है वहां, देरा से आए मतलब कैसे है? देरा से मतलब वो, हाँ, कमलेश जी अभी वहां पे एमएलए है, कांग्रेस की विधायिका है, तो राजेश जी कैसे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो देरा से, देखो उनको कांग्रेस की टिकट तो नहीं मिलेगी, पर लोग चाहते हैं, ये दिल की बात है, चाहे ये पूरे देरा के वासियों से या यूथ से बात करो, डॉक्टर राजेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी अगर गले लगाती है और उनको टिकट देती है, तो वहां से बहुत कड़ी टक्कर होगी, साथ के साथ जीत की संभावना भी 99% है, क्योंकि उन्होंने बहुत भुगता है, उन्होंने बहुत रोए हैं, क्योंकि पंडित जी जो हैं बड़े साफ दिल हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि आप देरा में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलो। मैं ये पहले भी इलेक्शन के दौरान भी बोलता था, अब फ्री सेवा कर दो, 2 डॉक्टर लगा दो, फ्री सेवा करो, फ्री मेडिसिन इतनी मिलती हैं, आप किसी को बोलो तो मेडिसिन मिल जाती हैं, फ्री के कैंप लग जाते हैं, तो उनको ये करना चाहिए, और दोबारा फिर उनको देरा से ही अपनी जगह तलाशनी चाहिए। अगर वो तलाशेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो यूथ, बुजुर्ग, सब वर्ग के लोग उनके साथ हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। हाँ, इस बात का हो सकता है लोगों को ये लगे, नहीं जी यहाँ तो जी ये देरा में ये बन गया, एक बड़ा सर्किट हाउस बन रहा है, एक बड़ा होटल बन रहा है, बड़ा, तो ये चीजें बड़ी छोटी हैं,
सरकार में सबसे जरूरी चीज है युवाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क जैसी जो समस्याएं हैं। आज भी गांव में सड़क जो है कच्ची सड़कें हैं, लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 1 या 2 बसें जाती है। अब मेरा गांव है, आप बताओ सर्द बम्बी, कभी वो बस शादी ब्याह में लग जाती तो आती नहीं। अच्छा। तो उसको वो सवारियां ढोती रहती है, उनकी शादी ब्याह वालों की बारात को ढो रही होती है, तो बात जाती नहीं। तो सरकारी बसें भी कम हुई हैं, प्राइवेट वो जो है अपने बिजनेस में लग जाती तो आ जाती है। हम पैदल, मैं कई किलोमीटर पैदल गाँव जाना पड़ता है। डॉक्टर से याद आया, जसवंत राणा जी की बड़ी बेटी भी डॉक्टर है और वो आजकल लंदन में पढ़ाई कर रही है ना। वो हायर एजुकेशन एमडी गायनिकोलॉजी में है, एमडी गायनिकोलॉजी में पढ़ाई कर रही है। ये मैं शब्द इसलिए लाया डॉक्टर का क्योंकि एक ट्रिब्यून में नौकरी के साथ जो सामाजिक सरोकार के साथ ये काम करते रहे, जो लोग जसवंत राणा को बहुत करीब से नहीं जानते शायद वो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति 24 में से 18 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं चंडीगढ़ में भी। इवन अगर अभी इनको किसी का फोन आया कि जसवंत जी पालमपुर चलना है, फलाना काम है, या बैरना चलना है, या मंडी चलना है, या शिमला चलना है, सवेरे किसी से काम है, तो ही इज द पर्सन हु इज ऑल टाइम रेडी, कभी भी किसी के लिए, विदाउट किसी लालच के, विदाउट किसी हिस्से की मेरा क्या फायदा। तो और फिर उस दौर में भी भाई साहब ने, उनकी बेटी जो है वो हायर एजुकेशन करके अब लंदन में उस पे पढ़े, और ये नहीं गया विदेश उसको मिलने कभी। उस लड़की ने, बेटी ने भी अपने आप ही सब कुछ किया है। तो हाउ यू मैनेज ये सब कुछ? हाँ, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने लोन लिया बैंक से और ट्रिब्यून में मेरा पीएफ था, सारा है। छोटी बेटी जो है अभी वो एमबीए कर रही है। वो तो चलो इतना खर्चा नहीं होता है हिंदुस्तान में पढ़ाई का, लंदन में खर्चा बहुत होता है। उसके लिए जो लोन वगैरह मुझे उठा के, पर यह है कि मैं हर हिमाचली को यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को इतना एजुकेटेड बना दो कि वो अपने दुनिया में नाम करें, हिमाचल का नाम रोशन करें। मैं हर जब भी जाता हूँ, जो भी मेरे पास, आप भी जब भी आए कभी या किसी को भी मेरे फोन की जरूरत हो तो आप मेरे फोन करके आ सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह की, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में कोई भी समस्या हो, किसी तरह की भी, पुलिस की हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड हो, रहना हो, ठहरना हो, खाने पीने का ना हो रहा हो, तो सब कुछ हो सकता है यहाँ। मैं सबके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। चंडीगढ़ में रह रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो ये मेरा है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, हर बच्चों को एजुकेटेड कराओ। ये बहुत बड़ी बात है। अगले 2 साल अब हिमाचल की राजनीति क्या बोलेंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल, बड़ा है, मुश्किल सवाल है कि 2 साल में अब 3 साल बीत चुके हैं सरकार के। कांग्रेस सरकार अब 3 साल का जश्न भी मना चुकी है। 2 साल क्या करती है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि 2 साल में सुक्खू सरकार जो है वो क्या ऐसा, डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब मिलकर, क्योंकि दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है, दोनों इकट्ठे चलेंगे। और उसमें नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए कि इस तरह के बयान देने की, रात के अंधेरे में टिपटा दो, डंडा उठाओ, ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हम मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर अहंकारी बन के करते रहोगे पॉलिटिक्स तो मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल है राजनीति में। लोग समझे, क्योंकि हिमाचल के लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं। नहीं, लेकिन तो हिमाचल में 1 मिनट यहाँ पे कहूँगा, हिमाचल के लोग बहुत एडवांस तो हो चुके हैं जसवंत जी, लेकिन मैं उन लोगों का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो कब एडवांस होंगे? ये सवाल मैं इसलिए करूंगा कि आपको पता है मैं दुनिया घूम रहा हूँ, दुनिया के अलग अलग कोनों में मुझे एक एक्सपोजर मिलता है। जहां भी आप जाओगे आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा। आप बड़े शहर में जाओगे तो आपको वहां पे अपने शहर से बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, आप बड़ी कंट्री में जाओगे तो आपको वैसा मिलेगा। मैंने ये देखा है कि जो हमने शुरू में बात की थी, एज कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल के पॉलिटिशियनों का वो एक्सपोजर नहीं है। बड़ा सोचना चाहिए, जनता वही उन्हीं को चुनती है। ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो परिवर्तन कब देखने को मिलेगा? ये तभी होगा जब लोगों की समस्याओं पर उनका पूरा फोकस रखेंगे, फोकस होकर राजनीति करेंगे कि नहीं, लोगों की समस्याएं हैं, ये इनको दूर करना है, और इस तरह की बयानबाजी में नहीं उलझना, और अपने अपने इलाके में अपने अपने तौर पर जो कर सकते हैं करना चाहिए। और इतना कुछ है सरकार में, अभी भी बहुत कुछ करने सरकार, बाकी स्टेज पे तो काम हो रहे हैं, बाकी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और मैं आपको बताऊं जसवंत जी, यहाँ पे मैंने एक नया ट्रेंड देख लिया। मैं हालांकि इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना भी बहुत कुछ नहीं हुआ। अभी चंबा में एक परिवार का, एक बच्चों का एक एपिसोड हुआ कि वो
गरीब बच्चे थे, किसी ने बोला कि माँ छोड़ गई है, फादर की डेथ हो गई। फिर एक हमारे अजय बनियाल है APRO, वो शिमला से चले, बिल्कुल राइट। उन्होंने वहां से राशन लिया, बॉबी ने राशन दिया और बहुत से लोगों ने मेहनत की, उनका योगदान दिया। मुझे बनियाल का फोन आया, मैंने कहा जो हमसे होगा वो हम करेंगे। हमें भी वो गया लड़का, उसने हिम्मत की, वो शिमला से उस गांव पहुंचा, उसे जाके वहां किया। ही कॉल्ड चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ उसे वीडियो कॉल कराई लड़के ने, और फिर मुख्यमंत्री के, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके लिए ये योजना लाएंगे, आपका वो लोन माफ कर देंगे। बहुत कुछ चल रहा है। अब पिछले एक दिन से मुख्यमंत्री की टीम उस PR को चला रही है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरा सवाल वहां खड़ा राणा जी, कि अगर वहां पे कोई पत्रकार नहीं पहुंचाता तो क्या मुख्यमंत्री को पता लगता? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, वहां का पंचायत प्रधान क्या कर रहा था, वहां का जिला परिषद क्या कर रही थी, वो वहां के नेता क्या कर रहे थे, ये तो ये अपने इलाके पता लगा। बिल्कुल सही बात है। ये देश में ऐसी कई जगह है जो इतने दुर्गम इलाके हैं, बहुत लोग हैं और इतनी गरीबी है कई जगह। हम कहते हैं कि हम 100% साक्षर है, बिल्कुल। हम कहाँ 100% साक्षर है? बिल्कुल, एक बच्चे पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, चप्पलें पैरों में डालने के लिए नहीं है। आज सर्दी का मौसम है, स्वेटर अच्छे ढंग से नहीं उनको मिलते, टाकियों वाले कपड़े डाल के वो घूमते हैं। आज भी बच्चे गांव में, वैसे गांव में करते हैं जसवंत जी की प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 27 में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, 32 तक हम ऐसा बड़ा बना मुश्किल देंगे। इस वीडियो को देख के क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं? बड़ा मुश्किल। हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो हम कहते हैं हम पंचायती राज सिस्टम में जीते हैं, तो पंचायत का प्रधान क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं। वो अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। गांव के लोगों का उनका कोई वो नहीं रह गया है। हाँ, और जब तक सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, वहां का जो अगर नहीं है तो वहां का एक उस विधानसभा क्षेत्र का एक MLA है, वो उसको भी आपको MLA चुना है लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, जाके वो देखे कहाँ प्रॉब्लम है। और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जिनका फायदा दे सकते हैं हम। छोटा सा प्रदेश है, बिल्कुल, छोटे से प्रदेश की छोटी सी पॉपुलेशन अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यस, ये बहुत बड़ी हमारे प्रदेश के लिए बड़ी सोचनीय बात है, दुखद भी है, बड़ा दुख भी होता है कि हमें अपने प्रदेश के लिए छोटी सी राजनीति में 75 लाख लोग हैं। अभी तो मतलब 75 लाख होंगे भी ऑफिशियल, उनमें से 20% 30% लोग बाहर रह रहे हैं, और अडल्ट हैं, वो स्कूलिंग में जो टीचर हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस है, दे आर वेल अपडेट। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर एक दायरा होगा जो इन चीजों से पीड़ित होगा, लेकिन अगर हम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। बहुत लोग हैं जहाँ छत टपकती है, कच्चे मकान हैं। मैं बहुत सारे घरों में जा चुका हूँ, क्योंकि आसपास जब मैंने कैंपेन में, डॉक्टर साहब की कैंपेन के दौरान मुझे देरा जैसा इतना एडवांस क्षेत्र, वहां भी मुझे इतनी गरीबी नजर आई कई घरों में। तो वो उन्होंने हमारे पास इतनी समस्याएं लेके आते थे कि ये हमारी पूरी होनी चाहिए। वाकई रोजगार नहीं है, शाम का पता नहीं है, और अब तो वो समस्या कि आपकी खेती होती नहीं, जंगली जानवर, आवारा पशु इतने हैं कि खेती चौपट कर जाते हैं। आपने किया क्या उन खेतों को बचाने के लिए? इतने ज्यादा आवारा पशु आ गए हैं कि इतने जानवर आ गए हैं कि वो आप यार वीडियो बैठा चुपचाप आप फेंसिंग नहीं कर सकते वहां। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के साथ अगर वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, वो डिलीवरिंग नहीं दे रही है, तो उनके ऊपर कोई पुनिशेबल नहीं है, कोई पुनिशमेंट नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। ये एक समस्या है, जवाबदेही। सामाजिक सरोकार के साथ ये काम करते हैं। मैंने ये मुद्दा इसलिए छेड़ा कि 2025 खत्म हो रहा है, अब हमको इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा कि जो चंबा में हालात था उस परिवार का, ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश के और किसी दुर्गम इलाके में और किसी परिवार के साथ ना हो। वाहवाही लेने की बजाय, वाहवाही की खबरें लगवाने की बजाय इस ग्रास पे काम करो कि वो ऐसी और कितनी हिमाचल प्रदेश के अंदर, घरों के अंदर, गांव के अंदर, बच्चों के अंदर ये समस्याएं हैं जो भिड़ रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जहां तक अजय बनियाल जैसे या विशाल आनंद जैसे पत्रकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम जैसे पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां की सरकार कहीं भी पहुंच सकती है, सरकार को पहुंचना है वहां पे, वहां पहुंचो, उन चीजों को ढूंढो, उन कमियों को खत्म करो, फिर जाके समझ में आएगा कि आप वाकई में प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जसवंत राणा चंडीगढ़ में ये काम करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में जहां बोलोगे वहां खड़े होते हैं। ये एक दिन में चंडीगढ़ के अंदर ब्लड कैंप लगवा देते हैं। हमने अभी पीछे ब्लड कैंप लगवाया 1 दिसंबर को, एक दिन के अंदर ये ब्लड कैंप लगवा देते हैं। थोड़ा सा सामाजिक सरोकार अपना बढ़ाओ,
आपको अपने आप समाज जो है वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर। जसवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you. आपने समय दिया। थैंक यू एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर 26 अगले सालों के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया बहुत।